हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम एक बहुत ही मजेदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमनिस्टिक एंड सेल्फ थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी बाय मैस्लो एंड रॉजर्स। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके कि आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना सकें जिससे हज़ारों बच्चों को इसका हेल्प मिल सके और आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, सब्जेक्ट कोड MPC 003। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लॉक 2 का यूनिट 4। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमनिस्टिक एंड सेल्फ थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी बाय मैस्लो एंड रॉजर्स। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स की थ्योरी को हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें आज हम पर्सनैलिटी की एक बहुत ही पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। सिंपल शब्दों में देखें तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि हर इंसान के अंदर नेचुरली अच्छा होने की कैपेसिटी होती है और हर पर्सन के पास ग्रो करने, इंप्रूव करने और लाइफ को बेटर बनाने की एबिलिटी होती है। ऐसा ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज मानती हैं और कहती हैं। मतलब आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, आपके अंदर एक इनर पोटेंशियल होता ही होता है। यह अप्रोच पूरे इंसान को समझने पर फोकस करता है, सिर्फ बिहेवियर को नहीं, सिर्फ अनकॉन्शियस मोटिव्स को नहीं, बल्कि आपकी फीलिंग्स, ड्रीम्स, चॉइसेस, पर्सनल गोल्स, सबको। तो अब हम समझेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच साइकोलॉजी में कैसे आई। तो ये अप्रोच एक्चुअली ओल्ड थ्योरीज की लिमिटेशंस को देखकर डेवलप हुई। तो पुरानी थ्योरीज जैसे कि साइको एनालिसिस किसके बारे में बात करती है? इलनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और अनकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा फोकस करती थी। और उसके बाद बिहेवियरिज्म आया। बिहेवियरिज्म सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर को स्टडी करता था। दोनों अप्रोचेस पर्सनैलिटी को पॉजिटिव डायरेक्शन से नहीं देख रही थी। इसलिए अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स ने कहा कि साइकोलॉजी को सिर्फ प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रिएटिविटी, ग्रोथ, ड्रीम्स और पोटेंशियल भी होता है और इन्हें समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किस चीज पर फोकस करता है, अब ये समझते हैं। कुछ सिंपल फोकस पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है हर इंसान का पर्सनल मीनिंग और एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। फ्री विल होती है, मतलब हम अपनी लाइफ के चॉइसेस कॉन्शियसली कर सकते हैं। हमारे पास एक फ्री विल है, अपनी इच्छा से चीजें करने का अधिकार। पर्सनैलिटी का एम सिर्फ इलनेस को अवॉइड करना नहीं, बल्कि पॉजिटिव ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस भी है। बिहेवियरिज्म सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस देखता है, साइको एनालिसिस अनकॉन्शियस मोटिव्स देखता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पूरे इंसान को समझता है, उसके थॉट्स, फीलिंग्स, गोल्स, क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस सब मिलाकर एक इंसान को देखने की कोशिश करता है। कोर आइडियाज क्या है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के? तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते हैं? ह्यूमंस नेचुरली गुड होते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ह्यूमंस जो है नेचुरली अच्छे होते हैं और वो ग्रो भी कर सकते हैं। बिहेवियर तब बेस्ट समझ में आता है जब पर्सनल एक्सपीरियंस को समझें। जब तक आप किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस को नहीं समझेंगे कि किसी ने कोई चीज क्यों की, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसकी सोच कैसी है, तब तक आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। हर इंसान के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का इनर ड्राइव होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये कहते हैं हर इंसान के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को समझने की इनर ड्राइव होती है, मतलब अपना बेस्ट वर्जन बनने की डिजायर होती है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस और प्रेजेंट में जीना हेल्दी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कार्ल रॉजर्स ने सब्जेक्टिव पर्सनल मीनिंग को इंटर सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन कहा। मतलब हम अपना एक्सपीरियंस इंडिविजुअली फील करते हैं, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस मल्टीपल लोगों के साथ मैच होता है तो वो साइंटिफिक बन जाता है। हम जो फील करते हैं, हमारे आसपास के जो लोग फील करते हैं, वो हमेशा अलग ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि सब लोग एक जैसा ही फील कर रहे हैं, तब वो एक साइंटिफिक मेथड बन जाता है। उसको साइंटिफिकली हम टेस्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब मैस्लोज का थर्ड फोर्स भी कहा गया है इसको। मैस्लो ने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को थर्ड फोर्स कहा, तीसरी ताकत। क्योंकि साइको एनालिसिस पहले से था जिसमें नेगेटिव था, वो अनकॉन्शियस पे फोकस करता था। बिहेवियरिज्म सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को देखता था। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पॉजिटिव ग्रोथ, अवेयरनेस, फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। तो इसको तीसरी ताकत, थर्ड फोर्स कहा मैस्लो ने। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का एम सिर्फ इलनेस को ट्रीट करना नहीं है, इंसान को अवेयर, कॉन्फिडेंट, केपेबल और फुलफिल्ड बनाने में हेल्प करना है, ताकि पर्सन अपनी मेंटल हेल्थ के बेस्ट लेवल तक पहुंच सके। अब इसमें मैस्लो का कंट्रीब्यूशन क्या है?
अब धीरे धीरे मैस्लो की थ्योरी की तरफ पढ़ते जा रहे हैं। तो मैस्लो का कंट्रीब्यूशन क्या है? मैस्लो ने पर्सनैलिटी और मोटिवेशन को समझाने के लिए हेल्दी और क्रिएटिव लोगों का स्टडी किया। उनका मेन क्वेश्चन ये था, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लोग ऐसे कैसे बनते हैं? खुश लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, किस तरीके से वो बनते हैं, क्या उनके पीछे की कहानी है? मैस्लो ने सजेस्ट किया कि हर इंसान बेसिक नीड से स्टार्ट करता है, जैसे फूड, वाटर, सेफ्टी, फैमिली, और धीरे धीरे हायर डिग्री या हायर नीड्स की तरफ बढ़ता है, जैसे रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, पर्पस और फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां इंसान अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करता है। उनकी थ्योरी पूरे पर्सन को समझती है, सिर्फ बिहेवियर या अनकॉन्शियस माइंड नहीं। तो इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ और इसके मॉडर्न एक्सटेंशंस क्या क्या हुए? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने आगे चलकर दो इंपॉर्टेंट मॉडर्न फील्ड्स को इंस्पायर किया, पॉजिटिव साइकोलॉजी और कोचिंग साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होगा आपका सेकेंड ईयर में, जो आप पढ़ेंगे, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी यहीं से निकल के आती है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से। पॉजिटिव साइकोलॉजी मार्टिन सेलिगमैन ने 2000 के अराउंड स्टार्ट किया। इसका फोकस है हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे इसका फोकस है। मतलब ये कहते हैं सिर्फ साइकोलॉजी या पर्सनैलिटी सिर्फ इलनेस को ट्रीट करना नहीं है, बल्कि लोगों को स्ट्रॉन्गर और हैप्पियर बनाना भी है इसका काम। दूसरी कोचिंग साइकोलॉजी, ये स्पोर्ट्स कोचिंग और लाइफ कोचिंग से डेवलप हुआ। कोचिंग साइकोलॉजी लोगों को पर्सनल गोल सेट करने, हैबिट्स इंप्रूव करने और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं अब्राहम मैस्लो के ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में। अब्राहम मैस्लो जो 1908 से 1970 तक रहे, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फाउंडर्स में से एक थे। उनका मानना था कि साइकोलॉजी को सिर्फ इलनेस, कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल, पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस को समझना चाहिए। मैस्लो कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है ग्रो करने की, सीखने की और अपना बेस्ट वर्जन बनने की। इसी को हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। सिगमंड फ्रूड ने ज्यादा एम्फेसिस अनकॉन्शियस ड्राइव पर दिया, स्किनर ने एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट पर, लेकिन मैस्लो का फोकस था इनर नीड्स, मोटिवेशन और पर्सनल गोल्स पर, जो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। मैस्लो के मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं? तो मैस्लो ने पर्सनैलिटी को समझाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए। कौन कौन से? सबसे पहले हायरार्की ऑफ नीड्स, उसके बाद डेफिशिएंसी नीड्स यानी डी नीड्स, ग्रोथ नीड्स, उसको कहते हैं बीइंग नीड्स या बी नीड्स, और सेल्फ एक्चुअलाइजर्स। ये 4 चीजें मैस्लो के मेन कॉन्सेप्ट हैं। क्या क्या? हायरार्की ऑफ नीड्स, डेफिशिएंसी नीड्स, ग्रोथ नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजर्स। तो मैस्लो के बारे में जब हम बात करेंगे तो यही 4 मेन मुद्दों पर बात होगी। तो अब बात करते हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। तो मैस्लो कहते थे कि हर इंसान कुछ नीड्स के बेसिस पर मोटिवेट होता है। हर नीड के लेवल में अरेंज होते हैं, हर नीड एक लेवल में अरेंज होते हैं। जैसे कि अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पहले लोअर नीड्स पूरी होती हैं, फिर हायर नीड्स इंपॉर्टेंट होती हैं। लोअर की जो 4 लेवल्स हैं उनको इन्होंने कहा डेफिशिएंसी नीड्स या डी नीड्स, क्योंकि ये तब तक डिस्टर्ब करती हैं जब तक ये पूरी ना हो जाए। और टॉप लेवल को जो है, सबसे ऊपर का जो लेवल है, इसको कहते हैं ग्रोथ नीड। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ और पोटेंशियल से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड, हमारे बेसिक सर्वाइवल की जो जरूरतें होती हैं। तो सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स आती हैं खाना, पानी, हवा, सोना और शेल्टर। अगर पेट भूखा है तो इंसान किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता। जैसे अगर कोई स्टूडेंट भूखा है, उसका दिमाग सिर्फ खाने के बारे में सोचेगा, ना कि फ्रेंडशिप, करियर, इन चीजों के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, शारीरिक जो जरूरतें हैं, पहले वो पूरी होंगी, फिर आप जाएंगे सेफ्टी नीड्स पर, जहां आप सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ढूंढेंगे। जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तब हम सेफ्टी और प्रोटेक्शन चाहते हैं। इसमें फिजिकल सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ और स्टेबल इन्वायरमेंट आता है। हम सबको चाहिए एक सेफ हाउस, स्टेबल जॉब और सिक्योर लाइफ, सभी को चाहिए। तो ये सेफ्टी नीड्स में आता है। सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाती हैं तब हम ढूंढते हैं क्या? लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब इंसान जो है प्यार, दोस्ती, अपनापन ये चाहता है। हम फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल ग्रुप्स या किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर किसी के पास सब कुछ हो, पैसा, घर, लेकिन दोस्ती या प्यार ना हो, तो वो अकेला और लोनली फील करेगा। एस्टीम नीड्स आती हैं उसके बाद। एस्टीम यानी रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो जब हम बिलोंग करते हैं तब हमें रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। मैस्लो ने एस्टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर एस्टीम और हायर एस्टीम। लोअर एस्टीम मतलब दूसरों से रिस्पेक्ट, स्टेटस और रेपुटेशन जब हमें मिलता है, वो लोअर एस्टीम है।
हायर एस्टीम मतलब हमें खुद से अंदर से फील होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंस, तो हायर एस्टीम है। जब किसी को अवार्ड मिलता है या टीचर उसकी तारीफ करती है, वो प्राउड फील करता है, ये एस्टीम नीड का फुलफिलमेंट है। एस्टीम नीड भी जब पूरी हो जाती है तब आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बीइंग योर बेस्ट सेल्फ। ये सबसे ऊपर वाला लेवल है। यहां इंसान अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करता है, जो कुछ वो बन सकता है वो बनने की कोशिश करता है। मैस्लो का कोट था, व्हाट अ पर्सन कैन बी ही मस्ट बी। तो किसी के लिए बेस्ट टीचर बनना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है, किसी और के लिए साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर या आइडियल पेरेंट बनना भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकता है किसी का। तो ये लेवल सिर्फ सर्वाइवल नहीं, पर्पस, क्रिएटिविटी, पैशन और पर्सनल फुलफिलमेंट के बारे में होते हैं। इसके बाद आता है डेफिशिएंसी नीड्स या डी नीड्स। मैस्लो की हायरार्की के जो फर्स्ट 4 लेवल्स हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस और एस्टीम, को डेफिशिएंसी नीड्स या डी नीड्स कहा जाता है। इनका सिंपल मतलब है, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तब हम उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं। जैसे ही वो नीड पूरी हो जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। बिल्कुल भूख के जैसे, खाना मिल गया तो भूख खत्म और मोटिवेशन भी खत्म। ये है डी नीड्स। जो नीचे से 4 लेवल्स हैं उनको कहते हैं डी नीड्स। इसमें आता है एक और, होम्योस्टेसिस, बैलेंस रिस्टोर करना। मैस्लो ने डी नीड्स को एक्सप्लेन किया एक कॉन्सेप्ट से, होम्योस्टेसिस। बॉडी हमेशा बैलेंस बनाए रखना चाहती है। जैसे आपको ठंड लगेगी तो आप क्या करेंगे, बॉडी को गर्मी चाहिए, भूख लगेगी तो खाने की इच्छा होती है। जैसे ही बैलेंस मिल जाता है, नीड जो है काम हो जाती है। मैस्लो ने बोला कि ये सिर्फ फिजिकल नीड्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर हमें सेफ्टी नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता या रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो हम उन नीड्स को कंप्लीट करने में लग जाते हैं जब तक बैलेंस वापस ना आ जाए। इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, बैलेंस रिस्टोर करना। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन। हम लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में नीड चेंज होती है हमारी। जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं, उनको बेसिक सर्वाइवल चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, कंफर्ट चाहिए। उसके बाद बच्चों को चाहिए सेफ्टी, प्रोटेक्शन। स्कूल एज में चाहिए फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस। और उसके लेटर स्टेज में कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, अचीवमेंट यानी कि सेल्फ एस्टीम चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक नेचुरल प्रोग्रेशन होती हैं, ऐसा ये कहते हैं डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन में, कि ये नॉर्मल लाइफ में भी हमारे इस तरीके से ये नीड्स चलती रहती है। फिर बात करते हैं रिग्रेशन एंड फिक्सेशन के बारे में। तो ये कहते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस, लॉस, ब्रेक, जॉब क्राइसिस आता है तो इंसान फिर से लोअर लेवल नीड्स के पास लौट आता है। जैसे कि अगर आपकी जॉब चली गई तो इंसान जो है इमोशनल सपोर्ट, सेफ्टी और बिलोंगिंग ढूंढने लगता है, यानी फिर से वो नीचे आ जाता है। आपका ब्रेकअप हो गया तो आप फिर से प्यार, दोस्ती ये सब ढूंढने लगते हैं। तो अगर चाइल्डहुड में कोई नीड नहीं पूरी हुई आपकी, जैसे कि आपको प्यार नहीं मिला, सेफ्टी या रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो इंसान वहीं पे कई बार फिक्स हो जाता है और लाइफ में बार बार उसी नीड को ढूंढता रहता है बार बार उसको। जिसको प्यार नहीं मिला वो प्यार ही ढूंढता रहेगा जिंदगी भर। तो कई बार लोग एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं फिक्सेशन या रिग्रेशन। ग्रोथ नीड्स आता है इसके बाद, जिसको कहते हैं बी नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब मैस्लो के फर्स्ट 4 डेफिशिएंसी नीड्स पूरी हो जाती हैं, जैसे फूड, सेफ्टी, लव, सेल्फ स्टीम, तब इंसान एक हायर लेवल की नीड पर फोकस करना शुरू करता है। इन्हें ग्रोथ नीड्स, बीइंग नीड्स या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। ग्रोथ नीड्स होती क्या है? ग्रोथ नीड्स का सिंपल मतलब है अपने आप को डेवलप करना, न्यू स्किल्स लर्न करना, क्रिएटिव बनना और लाइफ में मीनिंग ढूंढना। ये नीड्स किसी कमी की वजह से नहीं होती हैं, ये अंदर से आने वाली ड्राइव होती है। मैं कौन बन सकता हूं, मैं क्या बन सकता हूं, मैं और क्या अचीव कर सकता हूं, इस तरीके से अंदर से खुद से आपके आवाजें आएंगी और तब आप उस पर एक्शन लेते हो। अगर आप सेफ हो, लव्ड हो और सेल्फ रिस्पेक्ट फील करते हो तो आप लाइफ में क्रिएटिविटी, पर्पस और पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, जैसे सिंगिंग, राइटिंग, रिसर्च, सोशल वर्क या एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं इसमें कंडीशंस फॉर ग्रोथ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को तभी एक्सपीरियंस किया जा सकता है जब बेसिक नीड्स ठीक ठाक सेटिस्फाइड हों। हंग्री हो तो आपका खाने पे ही ध्यान रहेगा, अनसेफ हो तो प्रोटेक्शन चाहिए होगा, अनलव्ड हो तो आपको प्यार चाहिए होगा, लो सेल्फ एस्टीम है तो आपको दूसरों से अप्रूवल चाहिए होगा, सेल्फ वर्थ आप ढूंढोगे दूसरों के थ्रू। लेकिन जब ये सब स्टेबल हो जाए, लाइफ नेचुरली ग्रोथ, पर्पस और हायर मीनिंग की तरफ मूव करती है। यही मैस्लो के हायरार्की का
हाईएस्ट पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां इंसान अपनी लाइफ की फुलेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करता है। हु आर सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल? मैस्लो जो थे वो जानना चाहते थे व्हाट अ फुल्ली डेवलप्ड पर्सन लुक लाइक। जिसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज को पा लिया वो कैसा दिखता है, वो ये जानना चाहते थे। जिसने हाईएस्ट लेवल जो पर्सनल ग्रोथ का हो सकता है उसको अचीव कर लिया। इसलिए मैस्लो ने कुछ रियल लाइफ सक्सेसफुल और बहुत डेवलप्ड लोगों को स्टडी किया। ये लोग सिर्फ फेमस नहीं थे बल्कि पर्पसफुल थे, क्रिएटिव थे और जेन्युइनली ऑथेंटिक थे। तो मैस्लो ने बायोग्राफीज, लेटर्स, स्पीचेस और पर्सनल राइटिंग्स को एनालाइज करके उनके पर्सनैलिटी को समझा। तो कुछ लोग हैं जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, अब्राहम लिंकन, एल्बर्ट आइंस्टीन, इलेनोर रूजवेल्ट, विलियम जेम्स, एल्बर्ट स्पिनोजा, एल्डोस हक्सली एक्सेट्रा। तो ये लोग हैं जिनको इन्होंने पढ़ा एज अ सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल। तो मैस्लो ने ऑब्जर्व की इन लोगों में कुछ कॉमन क्वालिटीज थी, जैसे क्रिएटिविटी, इनर पर्पस, ओपननेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी को हेल्प करना चाहते थे। तो ये सब चीजें इन सारे लोगों में इन्होंने कॉमन पाई। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल वो होते हैं जो अपनी लाइफ को पूरे पोटेंशियल तक जीते हैं, बिना दिखावे के, बिना कंपैरिजन के, जिनके डिसीजंस उनके वैल्यूज, पैशन और इनर ग्रोथ से गाइडेड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर्स, जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी क्या स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज किया होता है, मतलब वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल, ऑथेंटिक और पर्पसफुल तरीके से जीते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। यहाँ इमेज भी दे रखी है। जैसे कि ये लोग जो होते हैं रियलिटी सेंटर्ड होते हैं। ऐसे लोग चीज़ों को रियल और जेन्युइन तरीके से देखते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होते, फेक इंप्रेशंस नहीं देते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, लाइफ के प्रॉब्लम्स को वो चैलेंज की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि वीकनेस की तरह। तो चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं ये लोग। मीनिंगफुल गोल्स, इनके गोल्स सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं होते बल्कि प्रोसेस भी मीनिंगफुल होता है। वो डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी पे फोकस करते हैं, वैल्यू करते हैं उसकी। डीप रिलेशनशिप, इनके पास बहुत सारे सुपरफिशियल फ्रेंड्स नहीं होते हैं, कम फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन क्लोज और मीनिंगफुल रिलेशनशिप होती हैं। और अगर उन्हें अकेले भी रहना पड़े तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। ऑटोनॉमस, ये लोग अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंट तरीके से लेते हैं, उनको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। नॉन कन्फर्मिस्ट, वो क्राउड को फॉलो नहीं करते हैं, वो दे स्टे ट्रू टू देयर ओन वैल्यूज, अपने वैल्यूज के प्रति, अपनी आइडेंटिटी के प्रति वो सच्चे होते हैं। काइंड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, सिचुएशंस पे वो हंसते हैं और सब चीज़ों को एक आराम से लेते हैं, ना कि बहुत टेंशन के। किसी को इंसल्ट नहीं करते हैं, ये हंसी मजाक में किसी को इंसल्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्टेंस, ये लोग अपने आप को और दूसरों को जैसे हैं उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, बिना अननेसेसरी जजमेंट के। सेल्फ इंप्रूविंग, ये लोग अपनी निगेटिविटी क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और कंटिन्यूसली उसको इंप्रूव करते रहते हैं। सिंपल एंड स्पॉन्टेनियस होते हैं ये लोग, इनका बिहेवियर नेचुरल और जेन्युइन होता है। एक्टिंग, प्रिटेंडिंग, शोइंग ऑफ, ये सब नहीं होता इनमें। फिर ऑथेंटिक होते हैं ये लोग, दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे हैं। हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल, ये लोग सबके साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करते हैं, चाहे स्टेटस कुछ भी हो। सोशली कंपैशनेट, वो बहुत डीपली केयर करते हैं ह्यूमैनिटी के बारे में और लोगों के साथ बहुत कंपैशन से, इमोशन से जुड़ते हैं। एथिकल होते हैं लोग, इनके एक्शन स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज से गाइडेड होते हैं, वो वही करते हैं जो सही होता है, चाहे वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो अकेले हों, फिर भी वो वही करेंगे जो सही है। स्पिरिचुअल होते हैं, नहीं रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होते हैं, लेकिन रिचुअल्स या स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल से बाउंड नहीं होते। फ्रेश एप्रिसिएशन, एवरीडे ऑर्डिनरी चीज़ों में भी ये ब्यूटी देख सकते हैं, लाइफ उनके लिए बोरिंग नहीं होती है। क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। न्यू आइडियाज नेचुरली आते रहते हैं इनके पास। पीक एक्सपीरियंस, कभी कभी उन्हें इंटेंस जॉय या यूनिटी का फील होता है, जिसे मैस्लो पीक एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे नेचर के साथ एक डीप कनेक्शन फील हो जाता है इनका, यानी कि नेचर और ये एक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे पीक एक्सपीरियंसेस भी इनको होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सनैलिटी में ग्रेजुअली डेवलप होती हैं। ये लोग लाइफ को कॉन्शियसली, क्रिएटिवली और मीनिंगफुली जीते हैं, और वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कोर आइडिया है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले जो लोग होते हैं इनके कुछ इम्परफेक्शंस भी होते हैं, इम्परफेक्शंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल।
तो ये समझना भी ज़रूरी है, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग परफेक्ट नहीं होते। मैस्लो ने क्लियरली बताया था कि चाहे कोई पर्सनैलिटी कितनी भी डेवलप्ड हो, कुछ लिमिटेशंस फिर भी रहती हैं। मैस्लो के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग दे में फील रियलिस्टिक एंग्जाइटी और गिल्ट, मतलब अगर कोई रियल लाइफ कंसर्न या मॉरल इशू हो तो वो भी टेंशन या गिल्ट फील कर सकते हैं। इमोशनलेस नहीं होते ये लोग, तो एंग्जाइटी, गिल्ट, इनको भी फीलिंग कभी कभी हो जाती है। दे कैन बी एब्सेंट माइंडेड और ओवरली काइंड, कभी कभी इनका ध्यान इधर उधर हो जाता है, या ये लोग दूसरों के लिए इतने कंसिडरेट हो जाते हैं कि खुद की नीड जो है इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक इम्परफेक्शन कह सकते हैं इसको। कभी कभी ये रिएक्ट नहीं करते हैं, रुथलेस हो जाते हैं। जब वैल्यूज़ या ट्रुथ यानी सच्चाई के सामने कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो ये लोग इमोशनली डिटैच्ड या स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर वैल्यूज़ की बात हो, सच्चाई की बात हो, तो ये लोग इमोशनल नहीं होते हैं। और व्हेन दे फेल टू एक्सप्रेस देयर ग्रोथ वैल्यूज दे में एक्सपीरियंस मेटा पैथोलॉजीज, जैसे डिप्रेशन, होपलेसनेस या इनर एम्प्टीनेस। यानी अगर उन्हें लाइफ में ग्रोथ, पर्पस या क्रिएटिविटी नहीं मिलती है तो वो मेंटली लो फील कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होना परफेक्शन का गारंटी नहीं देता, बट उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इनर ग्रोथ मोटिव होता है जो उन्हें कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करने में हेल्प करता रहता है। अब जो है मैस्लो की थ्योरी का इवोल्यूशन देख लेते हैं, क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ है और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। स्ट्रेंथ क्या है? ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है, होलिस्टिक व्यू है। मैस्लो ने इंसान को एक होल यूनिट के रूप में देखा, ना कि सिर्फ उसके बिहेवियर और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। तीसरा है इंस्पिरेशनल इन्फ्लुएंस, यानी 1960s के बाद मैस्लो की थ्योरी ने सेल्फ ग्रोथ, वेल बीइंग और पॉजिटिव लिविंग के मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग पुश दिया। आज भी एजुकेशन, मैनेजमेंट, काउंसलिंग एंड कोचिंग फील्ड्स में मैस्लो का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखाई देता है। उसके बाद लिमिटेशंस आती हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है? वीक साइंटिफिक मेथड। मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए एक छोटा और पर्सनली सेलेक्टेड ग्रुप यूज़ किया जिसमें ऑब्जेक्टिविटी कम थी, तो साइंटिफिक एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है इसमें। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, मैस्लो ने बोला कि सिर्फ 2% लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करते हैं, जो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव और आइडियलिस्टिक लगता है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। क्वेश्चनेबल हायरार्की, क्रिटिक्स ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि क्रिएटिव ग्रोथ तभी हो जब बेसिक नीड्स आपकी मिल जाए, उसके बाद ही आप ऊपर जा सकते हो। बहुत से अच्छे अच्छे राइटर्स हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं जो बहुत गरीबी में रहे हैं, उनके बेसिक नीड्स पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। ये भी एक इनकी जो हायरार्की वो भी क्वेश्चनेबल है। उसके बाद आता है कल्चरल बायस। थ्योरी वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ पर बेस्ड है, जहाँ पर्सनल गोल्स और सेल्फ अचीवमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर जैसे कि इंडिया में कम्युनिटी, फैमिली और टुगेदरनेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल्चरल बायस इसमें दिखता है। ये हो गई इसकी लिमिटेशन। तो इन शॉर्ट, मैस्लो थ्योरी इंस्पायरिंग है, ह्यूमन ग्रोथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस वीक है और हायरार्की सब लोगों पर इक्वली अप्लाई नहीं होती। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ल रॉजर्स की पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं आज। एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी बाय कार्ल रॉजर्स। तो कार्ल रॉजर्स की पर्सनैलिटी थ्योरीज के कोर आइडियाज के बारे में, जिन्हें वो कहते थे एंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी वो पार्ट्स जो हमारी पर्सनैलिटी को स्टेबल और कंसिस्टेंट बनाए रखती है। तो कार्ल रॉजर्स की थ्योरी को दो मेन कंस्ट्रक्ट्स में रखा गया है। उसके दो मेन कंस्ट्रक्ट हैं, द ऑर्गेनिज्म और द सेल्फ, और इन दोनों के बीच का कनेक्शन बताता है कॉन्ग्रुएंस या इनकॉन्ग्रुएंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द ऑर्गेनिज्म के बारे में। रॉजर्स कहते थे कि ऑर्गेनिज्म इंसान के पूरे एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों एक्सपीरियंसेस मिलकर एक फिनोमेना फील्ड बनाते हैं। तो सिंपल शब्दों में क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं आप। हर इंसान अपनी दुनिया को अपने एक्सपीरियंस के फिल्टर से देखता है। हमारा बिहेवियर भी इसी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से गाइड होता है, सिर्फ एक्सटर्नल रियलिटी से नहीं। समझ में आया? एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई इंसान दुनिया को अनसेफ समझता है, समझ लीजिए, तो वो हर सिचुएशन में सावधानी या डिफेंसिव बिहेव करेगा, चाहे रियलिटी उतनी डेंजरस हो या नहीं हो। लेकिन क्योंकि वो दुनिया को अनसेफ समझता है तो वो हमेशा ऐसा ही बिहेव करेगा। कभी कभी लोग अपने एक्सपीरियंसेस को गलत समझ लेते हैं और अपने या दुनिया के बारे में एक गलत परसेप्शन बना लेते हैं,
ये ही मेल एडजस्टमेंट की शुरुआत होती है। तो ये हो गया द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद आता है द सेल्फ। सेल्फ या सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है मैं कौन हूं, मैं अपने आप को कैसे देखता हूं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड आइडिया होता है हमारे आइडेंटिटी का। तो रॉजर्स ने सेल्फ को दो पार्ट्स बताए इसके, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ मतलब जो हम एक्चुअल में हैं, हमारी रियल क्वालिटीज, इमोशंस और कैपेबिलिटीज, यानी जो हम हैं। आइडियल सेल्फ मतलब जो हम बनना चाहते हैं या जो सोसाइटी और फैमिली हमसे एक्सपेक्ट करती है। अगर रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ एक दूसरे के क्लोज हैं तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, यानी जो आप बनना चाहते हो और जो आप सच में हो, अगर वे दोनों क्लोज हैं, एक जैसे ही हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। इंसान खुश रहेगा, साइकोलॉजिकली हेल्दी फील करता है। लेकिन अगर दोनों के बीच गैप ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस, जिससे क्या होती है, एंग्जाइटी होती है, गिल्ट और मेल एडजस्टमेंट होता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को एवरेज समझता है लेकिन उसे परफेक्ट होने की एक्सपेक्टेशन दी गई है, तो उसके अंदर कांस्टेंट स्ट्रेस और लो सेल्फ एस्टीम बन जाता है। तो कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस तो आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंस यानी जब इंसान के एक्सपीरियंसेस और सेल्फ इमेज के बीच हार्मनी होती है, ऐसे लोग मैच्योर होते हैं, ओपन माइंडेड और इमोशनली स्टेबल होते हैं। इनकॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, जब सेल्फ और एक्सपीरियंसेस के बीच मिसमैच हो, तब इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करता है, जैसे डिस्टॉर्शन, डिनायल। डिफेंस मैकेनिज्म हमने पढ़ा था सिगमंड फ्रॉइड की वीडियो में, आप देख लेना। तो अगर ये इनकॉन्ग्रुएंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंसान डिफेंसिव हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर दिखाता है। रॉजर कहते थे कि एक्सट्रीम इनकॉन्ग्रुएंस न्यूरोटिक टेंडेंसीज तक ले जा सकती है। तो कार्ल रॉजर्स की थ्योरी कहती है कि हमारी पर्सनैलिटी तब हेल्दी होती है जब हम अपने रियल एक्सपीरियंस और सेल्फ कॉन्सेप्ट के बीच हार्मनी बनाए रखते हैं। जितना ज़्यादा कॉन्ग्रुएंस उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी और पीस ऑफ माइंड, जितना ज़्यादा इनकॉन्ग्रुएंस उतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और एंग्जाइटी। अब बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। तो कार्ल रॉजर्स ने भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात की है। ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रॉजर्स कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ग्रो करने की, डेवलप करने की, डेवलप होने की और अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने की। सेम जैसे मैस्लो ने कहा था, इसी को वो कहते थे एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में मैस्लो बात करते थे, उसी को ये कहते हैं एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये एक इनेट ड्राइव होती है, यानी अंदर से एक ड्राइव होती है। मतलब हम सबके अंदर जन्म से एक फोर्स होती है जो हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए पुश करती है। ये एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है जो हर लिविंग बीइंग में होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, सब के अंदर होती है। जैसे एक बीज नेचुरली एक पेड़ बनने की कोशिश करता है, वैसे ही इंसान भी अपने बेस्ट वर्जन बनने की तरफ बढ़ता है। इसको कहते हैं एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। पर्पस क्या होता है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी का? ये टेंडेंसी हमें अपने आप को इन्हेंस करने के लिए, ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस सीखने के लिए और अपनी लाइफ में होलनेस या बैलेंस पाने के लिए मोटिवेट करती है। रोजर्स कहते थे कि ये फोर्स कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से ब्लॉक या सप्रेस हो सकती है। लेकिन जब तक ऑर्गेनिज्म यानी हम खुद एग्जिस्ट करते हैं, ये अर्ज हमारे अंदर जिंदा रहती है। फिर बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिव्स। एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के बारे में ये कहते हैं कि ये एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। इसमें सब मोटिव्स इंक्लूड होते हैं, बेसिक नीड्स को पूरा करना, टेंशन और डिस्कम्फर्ट कम करना और क्रिएटिविटी, सेटिस्फैक्शन और पर्सनल ग्रोथ की तरफ बढ़ना। तो ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए होती है। ये सारे मोटिव्स का कॉम्बिनेशन होती है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। तो सिंपल शब्दों में सेल्फ एक्चुअलाइजिंग मतलब अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना। वो इंसान अपने टैलेंट्स और पॉसिबिलिटीज को समझता है और उन्हें एक्सप्रेस करता है बिना फियर और प्रिटेंस के, यानी बिना प्रिटेंड किए बिना। जैसे कि एक आर्टिस्ट के अंदर नेचुरली आर्ट करने की अर्ज होती है, मन करता है उसको आर्ट करने का, वैसे ही हर इंसान के अंदर एक इनर ड्राइव होती है अपनी स्ट्रेंथ और पॉसिबिलिटीज को पूरा करने की। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट की, जो कार्ल रॉजर्स की एक और कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद की डेवलपमेंट। रॉजर्स ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को स्टेजेस में डिस्क्राइब नहीं किया था, बल्कि उनका फोकस था सेल्फ कॉन्सेप्ट और रियल एक्सपीरियंसेस के बीच के रिलेशनशिप पर। तो हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं इसको। रॉजर्स कहते थे कि हेल्दी पर्सनैलिटी तब डेवलप होती है जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी हम अपने आप को कैसे देखते हैं,
हमारे रियल एक्सपीरियंसेस से मैच करता है। मतलब हम अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को जैसा फील करते हैं वही अपने आप को इमेज में रिफ्लेक्ट हो, ये स्टेट कहलाती है कॉन्ग्रुएंस, जो हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन जब हमें ऐसे आइडिया सिखाए जाते हैं जो हमारे रियल फीलिंग्स के अगेंस्ट होते हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर एक बच्चे को सिखाया जाए गुड पीपल नेवर गेट एंग्री, तो जब वो नेचुरली गुस्सा महसूस करेगा तो उसे गिल्ट और कंफ्यूजन होगा। इस तरीके से इसको समझिए। ऐसी सिचुएशंस में हम अपने इमोशंस को डिनाई करने लगते हैं और एक फेक सेल्फ इमेज बना लेते हैं। यही कहलाता है इनकॉन्ग्रुएंस, यानी कि हम सच में वो है नहीं, लेकिन सोसाइटी हमसे चाहती है कि हम वैसे रहें। तो ये दोनों सेल्फ सेल्फ और आइडियल सेल्फ ये मैच नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक फॉल्स इमेज, फेक इमेज, अपना फेक सेल्फ बना लेते हैं और लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये हो जाता है इनकॉन्ग्रुएंस। और जब दोनों मैच होती हैं, मतलब हम जैसे हैं सोसाइटी में वैसा ही देखना चाहती है, या फिर हमने उनको ऐसी एक्सपेक्टेशन दे रखी कि वो वैसे ही हमारे बारे में सोचते हैं, तो वो होता है कॉन्ग्रुएंस। इफेक्ट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस। अब इनकॉन्ग्रुएंस एक अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो इसका इफेक्ट क्या होता है? जब रियल सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट के बीच गैप बढ़ जाता है तो इंसान क्या होता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मेल एडजस्टमेंट फील करता है। और अगर ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाए तो रोजर्स कहते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्गेनाइजेशन तक लेके जा सकता है ये। फिर बात करते हैं नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड। रोजर्स ने कहा बच्चों के अंदर एक डीप नीड होती है लव और एक्सेप्टेंस की, इसे वो कहते थे पॉजिटिव रिगार्ड। मतलब पेरेंट्स और लव्ड वन से अनकंडीशनल प्यार और एक्सेप्टेंस मिलना। लेकिन जब पेरेंट्स कहते हैं आई लव यू ओनली इफ यू बिहेव वेल, या गुड चिल्ड्रन डोंट क्राई, तो बचपन तो तो बच्चा अपने ट्रू फीलिंग्स छुपाना सीख जाता है और सिर्फ अप्रूवल और लव पाने के लिए वो एक फेक सेल्फ बनाना शुरू कर देता है। गुड चिल्ड्रंस डोंट क्राई, यानी अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। तो रोना तो आएगा ही, जब कुछ प्रॉब्लम होगी तो रोना तो आएगा ही, लेकिन वो रोने को छुपाने लगेगा, दबाने लगेगा, सप्रेस करने लगेगा। तो यहीं से इनकॉन्ग्रुएंस की शुरुआत हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टॉर्टेड हो जाता है। वो अपने रियल फीलिंग्स को इग्नोर करके अनरियल सेल्फ डेवलप करता है। रॉजर्स के 3 जो है पेरेंटिंग प्रिंसिपल्स हैं फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। तो उन्होंने 3 गाइडलाइंस दी पेरेंट्स के लिए। एक्सेप्ट द चाइल्ड्स फीलिंग्स इवन द नेगेटिव वंस, मतलब बच्चे के गुस्से, उदासी या फ्रस्ट्रेशन को इग्नोर मत करो, उन्हें समझो। नेवर थ्रेटन विथड्रॉल ऑफ लव, अगर ऐसा किया तो मैं प्यार नहीं करूंगा। ऐसे सेंटेंसेस बच्चे के सेल्फ वर्थ को डैमेज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रिजेक्ट रॉन्ग बिहेवियर नॉट द चाइल्ड, मतलब बच्चे के एक्शन को गलत कहो, बच्चे को नहीं। यू डिड अ रॉन्ग थिंग कहना बेटर है, बल्कि लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, यू आर अ बैड चाइल्ड, ऐसे मत करो, तो ये कहना गलत है। उसके बिहेवियर को आप गलत बोलो, उस बच्चे को गलत मत बोलो। तो रॉजर्स कहते थे कि सेल्फ का हेल्दी डेवलपमेंट तभी होता है जब इंसान को एक्सेप्टेंस, एम्पैथी और अनकंडीशनल लव मिलता है। तो जब हम अपने रियल इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं और इन्वायरमेंट सपोर्टिव होता है, तभी हम अपने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच बैलेंस बना पाते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ कार्ल रॉजर्स थ्योरी। कार्ल रॉजर्स की थ्योरी के बारे में, इनके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। तो रॉजर्स ने साइकोलॉजी को एक नई ह्यूमन डायरेक्शन दी, जहां इंसान को समझा जाता है, जज नहीं किया जाता। उन्होंने इंसान की ग्रोथ, एम्पैथी और एक्सेप्टेंस पर फोकस करके साइकोलॉजी को ज़्यादा कंपैशनेट बनाया। तो स्ट्रेंथ क्या क्या है इनकी? पॉजिटिव एस्पेक्ट है इनकी, ह्यूमन सेंटर्ड है सबसे पहले। तो रॉजर्स ने साइकोलॉजी का फोकस एक्सपेरिमेंट और लेबल से हटाकर इंसान के रियल एक्सपीरियंस और फीलिंग्स पर रखा। उन्होंने कहा पीपल आर नॉट सब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, दे आर इंडिविजुअल्स टू बी अंडरस्टूड। वो कोई सब्जेक्ट नहीं है इंसान जिसको आप मेजर कर रहे हो, वो एक इंडिविजुअल है, उसको समझो, समझने की कोशिश करो। दूसरा स्ट्रेंथ है एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। उन्होंने अप्रोच में जो यूज़ किया काउंसलिंग थेरेपी में, तो उसमें ह्यूमन टच आया, जैसे कि अब थेरेपिस्ट सिर्फ एक्सपर्ट नहीं बल्कि सपोर्टिव लिसनर बन चुके हैं। एम्पैथी शो करते हैं, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस शो करते हैं। थर्ड है वाइड एप्लीकेशन। रॉजर्स के आइडियाज एजुकेशन, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, जैसे एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी ट्रेनिंग और क्लाइंट सेंटर्ड कम्युनिकेशन। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, जो है ओवर रिलायंस ऑन सेल्फ रिपोर्ट्स। रॉजर्स अक्सर क्लाइंट्स के सेल्फ रिपोर्ट्स को कंप्लीटली ट्रू मान लेते थे, लेकिन हम सब जानते हैं लोग कभी कभी अपनी फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस गलत समझ लेते हैं या बायस्ड वे में बताते हैं। तो सेल्फ रिपोर्ट हमेशा सही नहीं हो सकती है। इग्नोरिंग द अनकॉन्शियस माइंड।
साइको एनालिस्ट्स ने कहा कि रॉजर्स के अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को इग्नोर कर दिया रॉजर्स ने पूरी तरीके से। हमारे बिहेवियर पर सिर्फ कॉन्शियस थॉट्स नहीं होते हैं, बल्कि अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का भी बहुत गहरा इफेक्ट होता है। थर्ड है सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग। क्रिटिक्स कहते हैं कि रोजर्स का अप्रोच सिर्फ सरफेस लेवल एक्सपीरियंस तक लिमिटेड है। ये डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज, ट्रॉमा या कॉम्प्लेक्स इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं करता। तो कार्ल रॉजर्स ने साइकोलॉजी को ज़्यादा ह्यूमन और कंपेशनेट बनाया। उन्होंने लोगों को समझने, उन्हें जज न करने और उनकी ग्रोथ पर बिलीव करने का नज़रिया दिया। लेकिन थ्योरी थोड़ी आइडियलिस्टिक मानी जाती है, क्योंकि ये इंसान के अनकॉन्शियस और डीपर इश्यूज को पूरी तरह एड्रेस नहीं करती। तो रॉजर्स ने साइकोलॉजी को हार्ट दिया, एक दिल दिया, लेकिन डेप्थ थोड़ी कम रह गई। तो ये था चैप्टर 8, जो कि अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, या मेरी मेल आईडी pxmonks@gmail.com पर मुझे मेल करके मुझसे मांग सकते हैं। सो कीप लर्निंग एंड कीप लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।